केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक समय सीमा बांधी है मार्च 2026 तक की नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। नक्सलिज्म क्या है? पूर्णतः फर्जी है सब कुछ। क्या रणनीति होगी या ऐसा क्या अलग होगा? भड़काना बहुत आसान, जंगल के अंदर जाने कितनों को मार दिया है। नक्सलियों के समूह में जो खड़ा है उसको अचानक बेगुनाह मान लिया जाए, कैसे हो सकता है? 1750 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। यहाँ पर लाल सलाम गूंजा करता था बस्तर में, भारत माता की जय के नारे भी लगने लगे। इनके बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये बस्तर के बच्चों को गांव में भी नहीं पढ़ने देना चाहते। अर्थ क्या निकलता है इस बात का? कोई बता दे कि किसी को वो मार देते हैं, कोई उनको मार देता है। ये नैलानार के नाम से जो सरकार जो योजना कर रही है, विकास भी पहुंचे वहां तक। जो युवा की शक्ति वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, हम युवाओं को इस्तेमाल करें, वो नक्सलियों के खिलाफ खड़े हों। विद्युत नहीं है वहां पर, अब टीवी नहीं देखा, इसे थोड़ी छोड़ा जाएगा। जिंदगी में रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें कोई सीमा बंधन नहीं होता। दो लोग, दो परिवार, समाज के कई परिवार, राज्य और देश मिलकर एक परिवार बनाते हैं। और ये समाज तभी खुशहाल हो सकता है जब इस परिवार के सारे लोग मिलकर आपस में एक दूसरे की बेहतरी के लिए सोचें और उस दिशा में काम करें। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो न सिर्फ एक या दो परिवार बल्कि करोड़ों परिवारों की बेहतरी और उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वो ये कैसे कर पाते हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। विजय जी, आप राज्य के गृह मंत्री हैं और राज्य एक घर की तरह होता है और आप एक या दो नहीं, करोड़ों परिवारों की बेहतरी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और छत्तीसगढ़ के बारे में जो ये नक्सल समस्या हमारे यहाँ जो बरसों से चली आ रही है, और इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक समय सीमा बांधी है मार्च 2026 तक की नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। क्या आप मानते हैं इसे कि एक बहुत ही दृढ़ संकल्प की तरफ एक पहला कदम है ये? माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा होता है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसा आपने कब सोचा था? 370 धारा समाप्त हो जाएगी, ऐसा आपने कब सोचा था? 370 तो ऐसा डेडलॉक था कि केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार भी अगर कुछ कहती केंद्र दिल्ली की सरकार के 370 हटाया जाता है तो उसको वहां के विधानसभा में पारित होना होता था। और 370 हटाने के लिए कभी वहां पारित होता नहीं, ऐसा डेडलॉक बनाकर छोड़ा गया था। तो वो समय चुनकर जब वहां पर विधानसभा भंग हो, राज्यसभा और लोकसभा में वो शक्तियां निहित होती हैं राज्य की, जब वहाँ का विधानसभा भंग होता है उस समय को चुन करके और फिर राज्यसभा और लोकसभा में उसको पारित करके उसको लागू करवाना अमित शाह जी का दृढ़ संकल्प था। आपको ध्यान होगा हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रों में आतंकवादी हमले हुआ करते थे, बम फूटा करते थे, श्रृंखलाएं बंधी थी बम फूटने वालों की। पंजाब में जो न सिर्फ पंजाब, लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ, हैदराबाद में हुआ, बम्बई में हुआ, चेन्नई में हुआ, सब जानते हैं हम लोग। अभी नहीं होता है सब कुछ। अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका ये जो संकल्प है जी, उसके पीछे माननीय विष्णुदेव साई जी का बड़ा मार्गदर्शन है और हम लोग तो सब काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। नियत समय में समूचा बस्तर ही नहीं वरन समूचा छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा, शांति की स्थापना होगी। तो ये तो आपने कहा कि आपको उनके कहने पर विश्वास है, और वो कहना इसलिए विश्वास है क्योंकि वो एक रणनीति के तहत वो काम करते हैं। लेकिन आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसी क्या रणनीति होगी या ऐसा क्या अलग होगा कि इतने सालों से उस वक्त की जो वर्तमान सरकारें रहीं और तब नहीं हुआ और अब हो जाएगा? बराबर बराबर, ये अच्छी बात कही आपने। नक्सलिज्म क्या है? एग्जैक्टली। तो ये एक उनका वाद है, विचारधारा है। इसमें वो सशस्त्र आंदोलन की तरफ बात करते हैं। हालांकि अभी जो कुछ है वो पूर्णतः फर्जी है सब कुछ। इनके बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये बस्तर के बच्चों को गांव में भी नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। इनके अपने आलीशान बंगले बड़े शहरों में हैं, ये बस्तर के गांव में बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल टावर, ऐसे बेसिक चीज़ें भी नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। तो ये जो मानसिकता से कर रहे हैं, इनका कोई किसी भलाई से लेन देन नहीं है। फिर भी ये अपना कहते हैं फिर सशस्त्र लोगों को ट्रेनिंग दे करके शासन के खिलाफ ये लड़ाई करते हैं। इनका रिक्रूटमेंट ना हो इसके लिए कोशिश करना, नौजवानों को कैसे रखना, बस्तर ओलंपिक हो गया, कुछ और अभियान अभी किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से समाज को सरकार के साथ जोड़ के रखना ताकि इनके रिक्रूटमेंट ना हो।
इन्होंने बहुत से लोगों को पीड़ित किया है। इनके आईडी जो बिछे हुए हैं, इन्होंने बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईडी बिछा रखे हैं और इस आईडी में आम जनता बहुत पीड़ित होती है। कितनों के पैर कट गए हैं, कितनों के हाथ कट गए हैं, जीवन जिसका गया वो तो चला ही गया है। कितने जानवर इसमें हताहत होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले का एक विषय है, एक भालू, मादा भालू आईडी ब्लास्ट में मर गई और उसके 2 बच्चे भूख में मर गए। ये सब कुछ इनके साथ है। तो ऐसे लोग जो इस पूरी प्रक्रिया में पीड़ित हुए हैं, उनकी भी चिंता करना। फिर जो ऑलरेडी इसमें है और वो सरेंडर करना चाहते हैं, सरेंडर करके आते हैं, तो सरेंडर जब वो कर देते हैं, उनकी चिंता करना। सरेंडर्ड के लिए भी, विक्टिम्स के लिए भी, इनमें और ज्वाइनिंग ना हो उसके लिए भी, और पुलिस का ऑपरेशन भी। मतलब ये आपको अब समझ में आ रहा है या सरकार ने ये एक जो मूल समस्या है वो समझ ली कि एक तरफा सिर्फ खत्म करना नहीं है, नहीं, चारों तरफ से जो उसकी ब्रांचेस हैं उन पर भी काम किया जाए। इसके साथ एक और बड़ी बात मैं आपसे कहूँ, नियत नैलानार के नाम से जो सरकार जो योजना कर रही है, वो ये है कि विकास भी पहुंचे वहां तक, गांव तक, गांव को विश्वास हो जाए। तो गांव के लोगों का विश्वास, माननीय विष्णुदेव साय जी के प्रति अगाध विश्वास है, मुझे दिखता है लोगों के मन में, विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में भी। तो गांव के लोगों को विश्वास हो गया, अब वो नक्सलिज्म में नहीं जाएंगे। नक्सल से जो पीड़ित हुए हैं उस पर काम होना है, जो सरेंडर होंगे उन पर काम होना है। एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी जिसमें 3 वर्षों तक उनको रहना खाना मुफ्त होगा, स्किल डेवलपमेंट मुफ्त होगा, 10,000 रुपये हर महीने के होंगे, उनके ऊपर जो इनाम घोषित है वो उन्हीं का होगा, जो हथियार लाएंगे उनका राशि उन्हीं का होगा, उनको प्लॉट दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, ये सब कुछ इन बड़ी चीज़ों के साथ सरेंडर पॉलिसी भी है। इंटीग्रेटेड प्लान के साथ जब काम हो रहा है और बड़े संकल्प के साथ, बड़े मार्गदर्शन के साथ काम हो रहा है, तो मुझे स्पष्ट लगता है कि ये हो सकता है। वही देखा जाए तो बिकॉज क्योंकि पिछले एक साल में तकरीबन 1750 नक्सलियों ने सरेंडर किया है जी। और जहाँ पर लाल सलाम गूंजा करता था बस्तर में, अब भारत माता की जय के नारे भी लगने लगे इस हैं। बार के अभी 26 जनवरी को ऐसे 16 स्थानों में जहाँ कभी तिरंगा नहीं फहरा था, वहाँ तिरंगा फहरा है। सरकार जब बनी थी तो सबसे पहले एक स्थान जहाँ पर तिरंगा नहीं फहरा था, डेक्कलगुड़े में, वहाँ पर तिरंगा फहरा था। इस बार 16 स्थानों पर ये हुआ है। अगस्त के आते आते तक दृश्य और बदल चुका होगा। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जो नक्सल जो जंगल में रहते हैं वो नक्सल तो कहा जाता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। अर्बन नक्सल होते क्या हैं? नहीं, अर्बन नक्सल भी होते हैं, रूरल नक्सल भी होते हैं, जंगल नक्सल भी होते हैं। अच्छा, तो तीनों में क्या डिफरेंस है? जंगल नक्सल तो आप उनको कहें जो बंदूक रखकर घूम ही रहे हैं, जंगलों में शरण ले रखी है और किसी तरीके से हमारे, लेकिन उनकी संख्या कम होगी मुझे ऐसा लगता है, या उनकी संख्या कम है जी। और वो लोग हैं जो नक्सलिज्म के नाम पर लोगों को डराते धमकाते रहते, गांव में डराते धमकाते रहते। तो वो लोग भी हैं जो गांव में रह रहे हैं, और कुछ लोग वो हैं जो अपने आप को बड़ा ही पढ़ा लिखा मान करके और वो इस भाव में जीते हैं कि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी तरीके से किसी वर्ग के को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भी हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा और ये मान करके शहरों में रहते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं कराना चाहते। नहीं, क्या करते हैं बताएं ना। आखिर सरकार वहाँ अगर कुछ करना चाहती है तो क्यों रोका जाता है? कैसे भ्रम फैलाया जाता है कि यहाँ पर सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ कंपनियां आने वाली हैं, और कहाँ नहीं गई हैं कंपनियां? जिस माओवाद के विषय को लेकर ये काम करते हैं, वो माओवाद चीन में शुरू हुआ और वहीं फेल हो गया। अभी क्या करना चाहते हैं उसमें? अच्छा, कोई फाइनली बताए करना क्या चाहते हैं? कोई इसे सामने नहीं आता। सरकार बताए ना, सरकार तैयार है इस बात को सुनने और समझने के लिए भी। लोग जो सरेंडर करते हैं उनके हिसाब उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार, सरकार बात के लिए भी तैयार है। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये लोग विचारधारा के अगेंस्ट हैं या लोगों को बरगलाते हैं, लेकिन हम युवा को देखें तो उनका ब्रेन वॉश करते हैं। तो किस बिना पे उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि वो उनके साथ हो जाते हैं? और क्या सरकार को नहीं चाहिए कि हमारे युवाओं को हम इतना विश्वास दिलाएं कि वो जो युवा की शक्ति वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, हम युवाओं को इस्तेमाल करें विश्वास दिला के कि वो नक्सलियों के खिलाफ खड़े हों? ऐसी कोई रणनीति या इस तरह का विचार आप सोचते हैं कि होना चाहिए? न, क्यों नहीं, क्यों नहीं। भड़काना बहुत आसान है किसी को भी, यही ये करते हैं। सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, 10 किस्म की बातें होती हैं। भारत की जो स्थिति है
जो इकोनॉमिक स्टेटस Structure कंडीशन अभी है, उसमें जहाँ तक जा सकते हैं सरकारें जाती हैं। कुछ सरकारें गड़बड़ करती हैं, कुछ सरकारें मेहनत करती हैं। जो भाजपा की सरकारें होती हैं वो मेहनत करके काम करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं, चाहे वो किसी भी विषय पर हो। और वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने जिस अंदाज में काम किया है, वो तो मील का पत्थर है भाई, वो तो गजब ही है, प्रतिमान स्थापित हुए हैं। विष्णुदेव जी की सरकार अच्छा कर रही है, आगे और आगे लेकिन बढ़ती ये है। युवाओं को किस तरह से विश्वास, जैसे आपने कहा कि काम तो बहुत हो रहा है, आपने बताया कि जो सरेंडर कर रहे हैं नक्सली उनको आप तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, फिर भी क्या कारण मानते हैं आपको कि युवाओं को, स्पेशली युवाओं की अगर हम बात करें तो उनका वो ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से कि वो उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, या धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आपको? हो भी रहा है। जी। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी वर्ग विशेष को किसी समय में किसी क्षेत्र विशेष में अगर ये फैलाना चाहता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो कर सकता। मैं इसको साधारण शब्दों में ये कहूँ कि कोई भी डमरू बजाता बाजार में खड़ा हो जाए, भीड़ उसके पास इकट्ठी होती है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्शन इन डमरू बजाने वालों से है, अच्छे से करें भाई, अच्छे बात के लिए करें, स्वागत होगा। आप बंदूक लेकर लोगों को मारने के लिए प्रेरित करेंगे तो गलत है ना, यही होता है। अगर हम बंदूकों की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि हथियार की भी बात करें, और अगर इतना एक ये जो मुहिम चलाई हुई है, जिन भी लोगों ने चलाई है, उनको हथियार भी चाहिए, फंड भी चाहिए, तो आपको लगता है कि वो भी एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है कि वहाँ पर हमको रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि अगर फंडिंग और हथियार ही रोक दिए जाएं, क्योंकि बहुत ही इलीगल तरीके से उन तक पहुँचते हैं। बहुत सारे बेसिस हैं इसके, फाइनेंशियल बेस भी है, इनका अर्बन बेस भी है जिसकी बात अपन ने की, एंड मैं सोचता हूँ कि इनका रूरल बेस भी है, फिर इनका सोशल बेस भी है। ऐसे अलग अलग लेयर्स हैं, बहुत सारे बेसिस हैं जिस पर काम इनका होता है, जिस पर ये काम खड़ा करते हैं। तो फाइनेंशियल बेस पर भी काम चल रहा है, लीगल बेस पर भी काम चल रहा है। अगर लीगल बेस की बात करें तो जो नक्सलियों की या जो आदिवासी हैं उनकी जो जंगलों में ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें अगर आदिवासियों जिनकी हैं उन्हीं के नाम कर दी जाए तो वो नक्सली उस बिहाव पर इनको ज़्यादा भड़काया नहीं जा वन सकते। अधिनियम 2006 के अंतर्गत यही ना हुआ है। वो हो रहा है, आपको लग रहा है कि वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हुआ है भाई। वो तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि कितना ज़मीन उनको दे दिया गया है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। और अब तो आपको ये बताएं कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन के प्रबंधन का अधिकार भी दिया जा रहा है। अच्छा। पेशा के कानून है जिसके अंतर्गत आपको ध्यान आएगा कि बस्तर और सरगुजा में जितने भी सरपंच होते हैं, अध्यक्ष के पद होते हैं, सब आदिवासी समाज के लिए आरक्षित होते हैं। अच्छा। और वन प्रबंधन ये क्या? वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 3 बातें होती हैं। पहला, व्यक्तिगत पट्टा लेना। मैं इस जमीन में बड़े दिनों से खेती कर रहा हूँ, ये जमीन मेरी हुई, व्यक्तिगत पट्टा है। दूसरा होता है एक समुदाय का, एक पंचायत है, एक गांव है, एक समूह है जो निवासरत है, और वो ये कहता है कि हमको भैया और जगह नहीं है यहाँ पर, ये वन क्षेत्र का छोटा सा भूभाग है, यहाँ हम स्कूल चलाते हैं, स्कूल के नाम से दिया जाए। सामुदायिक वन अधिकार। और तीसरा है वन के प्रबंधन का अधिकार। मैं गांव का हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे परंपरागत गांव की सीमा, वन की सीमा कहाँ तक है, तो फलाना घाटी से उस पहाड़ी से ऐसा परंपरागत वन की सीमा होती है एक गांव की। तो ये परंपरागत सीमा के अंतर्गत आने वाले पूरे वन का प्रबंधन गांव को दे दिया जाता है। ये वन प्रबंधन का अधिकार है। उसमें लघु वनोपज जितने होते हैं उसका विदोहन करते हैं, वन का संवर्धन करते हैं, वन की रक्षा भी करते हैं, और लघु वनोपज का पूरा विक्रय वो कर सकते हैं, पूरा प्रॉफिट उनका होगा, खरीदार उनके पास आएंगे और वो खरीद कर ले जाएंगे। ये वन का प्रबंधन का अधिकार है, यह भी उसमें प्रावधान है, यह भी दिया जा रहा है। और इन सारी बातों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, और ये नक्सली हैं, टांग खींचने की कोशिश करते हैं, पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, अनावश्यक जिन बातों का कोई हक कोई अधिकार नहीं है वैसा काम करते हैं, बंदूक रखकर लोगों को जंगलों में घुमाते हैं। अर्थ क्या निकलता है इस बात का, कोई बता दे कि किसी को वो मार देते हैं, कोई उनको मार देता है। फर्क क्या आ रहा है? आम लोगों के जनजीवन में क्या फर्क आया? नक्सलिज्म इतने सालों से पनप रहा है, क्या फर्क आया अभी? क्योंकि मांग भी स्पष्ट नहीं है कि वो चाह क्या रहे हैं, वही स्पष्ट नहीं है, तो बेसिर पैर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे पैर की लड़ाई।
अगर हम बात करें सुरक्षा की बात करें, आपने जैसे कहा कि लोगों को गाँव में जाकर के हथियार से डराते हैं, हथियार देते हैं। अभी भी जिस तरह से हमारी सुरक्षा बल या पुलिस फ़ोर्स काम कर रही है, अप्रोच कर रही है, जंगलों में घुस रही है, फिर भी 2 गुफ़ाएँ ऐसी मानी जाती हैं, आवापल्ली और नाटपल्ली, जो एक गुफ़ाएँ हैं जहाँ पर कि काफ़ी बहुत ही स्पेसिफ़िक कैंप माने जाते हैं नक्सलियों के। आई एम श्योर कि आप जो प्राइवेसी उसके वजह से आप हमको रणनीति तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी किस तरह का काम हो रहा है कि बिल्कुल दूर सुदूर जगह पर भी पहुंच करके नक्सलियों का सफाया किया जा सकेगा? भाई 2 नाम आपने लिए, ऐसे अनेक नाम हैं और जहाँ पर भी हैं, जो भी नाम हैं, सबके लिए स्पष्टता है काम के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सब रहा कुछ ठीक है? किया जाएगा, सब कुछ ठीक किया जाएगा। तो आपको लगता है कि जल्द खत्म होगी ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है? नियत समय में सशस्त्र नक्सलिज्म नाम की चीज़ खत्म होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपने बात कही है, तो अभी किस किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो चुके हैं? ऐसे 100 गांव चिन्हांकित करके, लगभग 100 गांव प्लस माइनस है इसमें, वहाँ पर सारी चीज़ें, विद्युत व्यवस्था ले जाना, पेयजल व्यवस्था करना। विद्युत नहीं है वहाँ पर अब तक। वहाँ का लड़का टीवी नहीं देखा है, 24 साल 25 साल का लड़का। तो अभी तो वीडियो अभी हम लोगों के पास आए हैं, मैंने सोशल मीडिया में शेयर भी किया है। तो कुंवरती के बच्चे बैठ करके टीवी देख रहे हैं, तो बड़ा रोमांचक है सब कुछ उनके लिए। तो भाई आज के युग में ऐसे बच्चे भी हमारे समाज में हों जो 25 साल की उम्र तक टीवी ना देखे हों, तो गलत बात है। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, सड़कें बनाना, बहुत काम है वैसे। कोई ये कहे कि अच्छा ये क्या हो गया, अभी ये नहीं किया, वो नहीं किया, कह सकते हैं। मेरा निवेदन इतना है कि जो किया है उस दृष्टि से देखने की कोशिश करें, जो बचा है उस दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत बचा होता है। हमेशा शुरुआत तो हुई ही है और चल ही रहा है। एग्जैक्टली। अगर हम ये भी बात करें कि जो जिस तरह का ये फोर्स अप्रोच करती हैं या एक्शन लेती है, उसमें जो निर्दोष ग्रामीण होते हैं या निर्दोष जनता है, उनका भी हार्म होता है। जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो ये होता है या इसको बचाने के लिए कोई तरीका किया जा सकता है, या ये तो मतलब मान के चलना ही पड़ेगा कि अगर नक्सलवाद का ख़त्म करना है तो कुछ सेक्रीफाइसेस हमको करने पड़ेंगे? ऑपरेशन के दौरान एक जवान पर, मैंने पिछली बार भी कहा था इस विषय को, एक जवान पर एक भालू ने हमला कर दिया। वो एडमिट था, उसको एसपी देखने गए थे। तो एसपी भी ने कहा कि जब भालू ने हमला किया तो तुम गोली क्यों नहीं मार दिया उसको? तो उस जवान ने जवाब दिया था कि जानवरों पर फायर करने का हमको ऑर्डर नहीं था। भाई मुझे एक बात बताएं, जो जवान इतना संजीदा होकर काम करता है, क्या वो किसी बेगुनाह को मारेगा? नक्सलियों के समूह में जो खड़ा है उसको अचानक बेगुनाह मान लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? जो 10 सशस्त्र लोगों के साथ बैठकर भोजन कर रहा हो, उसके हाथ में शस्त्र नहीं है, लेकिन क्या उसको बेगुनाह मान लेंगे? जो सशस्त्र नक्सलिज्म कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, और आपको एक बताऊं, मैं इतने लोगों को मारा है, मैं सोचता हूं कि दुनिया में भगवान जाने किसी ने इतने को मारा होगा कि नहीं मारा होगा। और सामान्य जनता की बात कर रहा हूं, मैं फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। अच्छा। वो जो रिकॉर्ड में आपके आया है वो बहुत ही कम है भाई। जंगल के अंदर जाने कितनों को मार दिया है, जाने कितनों को मार दिया है। तो जिस तरह से रणनीति बना करके पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, जवानों के भी किस्से आपने सुनाए कि उनमें भी पूरा हौसला है। एक आम जनता से आप क्या अपील करेंगे कि उनका क्या सहयोग होना चाहिए इस पूरे ऑपरेशन को सफल और समय सीमा में सफल बनाने? बस्तर में जो कैंप खुलते हैं, अभी जो कैंप एक आध हमने सोचा शिफ्ट किया जाए एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पर लोगों ने हड़ताल किया, भाई कैंप नहीं जाना चाहिए। अगर कैंप जाएगा तो वो फिर आ जाएंगे, और वो फिर आ जाएंगे तो फिर हमारा जीवन व्यथित हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। उनके पास कुछ नहीं है देने को। वो ज़बरदस्ती मुर्गियां ले लेते हैं, ज़बरदस्ती अनाज ले लेते हैं, ज़बरदस्ती तनख्वाह के पैसे ले लेते हैं, ज़बरदस्ती वो चंदा करवाते हैं, ज़बरदस्ती वो घर से नौजवानों को ले जाते हैं। ये सब कुछ ज़बरदस्ती होता है। और जब ये कुछ होता है तो उनको ये लगता है कि पुलिस कहीं आसपास होती है, कैंप होता है, तो ये हम बचे रहते हैं इन सारी चीज़ों से। तो लोग वो, उनका ये स्पष्ट कहना है कि आप पुलिस रहे हमारे पास। कैंप खुलवाने की डिमांड आते हैं भैया। तो ये विश्वास बनाया गया है। विश्वास है, जनता का विश्वास है।
निर्माण कार्यों के लिए अब आवेदन आते हैं बहुत सारे, उनको विश्वास है कि सरकार कर सकती है। धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए बात आती है, वो धान, आपको विश्वास नहीं होगा, ये आलम बना रखा है नक्सलियों ने वहाँ पर कि बस्तर के उन क्षेत्रों में जहाँ पे अभी कैंप खोले गए हैं वहाँ पर धान का कोई धान बेचता नहीं सरकार को। 3100 रुपये क्विंटल में सरकार धान लेती है, उनको पता नहीं है, वे उनको जाकर बताते हैं अभी। उनके खेत में सिंचाई कैसे होगी, तो बारिश के पानी से होगी, पहाड़ी नाले से थोड़ा सा हो जाएगा, अगर इधर आ गया पानी तो हो जाएगा, नीचे उतर गया पानी तो कुछ नहीं होगा। पंपिंग का कोई सिस्टम नहीं है उनके पास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई छोटा बांधान नहीं है, बांध नहीं है, कोई नाली नहीं बना है जिससे उनके खेतों की सिंचाई, बस बारिश से सिंचाई हो जाएगी। बिजली उनके गांव में नहीं है, उनको नहीं मालूम है बिजली, तो ऐसे थोड़ी छोड़ा जाएगा। पूरा समाज है हमारा, हम सबको लेकर चल रहा है साथ में, और गजब की प्रतिभा है वहाँ, गजब की प्रतिभा है। अभी बस्तर ओलंपिक हुआ, आप खेल देखती हैं उनका, अभी बस्तर में कितने लोग विदेशों से घूम कर आए हैं, होकर आए हैं अपने खेलों के लिए। अच्छा, सारी बातें हैं वहाँ पर। तो मतलब ये कहने को ज़रूर लगता है कि हम नक्सलिज्म से लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो एरिया है वो बहुत वाइड है, बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग लड़ाई है जो एक साथ लड़ी जा रही है। अभी नक्सलिज्म पर काम करते हुए लगता है कि अगर ईश्वर की दया हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं धन्य मानूंगा अपने आप को कि कुछ कर सका। और विशेष रूप से ये कि तब जब पर्सनल कुछ होता है, इंस्टेंटली, मैंने किसी इंस्टेंस पर कुछ होता है, तो वो समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुरंत का एक मामला होता है तो वो समय, और ये तो रोज होता है जी। ये किसी एक दिन किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, हर रोज किसी न किसी के साथ ज़रूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और हम पूरी उम्मीद करेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो आपने नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प है आपका, और योजनाबद्ध तरीके से आप जो काम कर रहे हैं, इसमें आप ज़रूर निश्चित समय सीमा में आप सफल हों, ऐसी हमारी कामना है और ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी से बात करके एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन ज़रूरत यह है कि सिर्फ साहस की ही ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है योजनाबद्ध तरीके से काम करने की, एकाग्रता और निरंतरता के साथ काम करने की। यूज़र्ड के पॉडकास्ट के माध्यम से भी हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक हम बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचाएं और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।